वहाँ पे एक टर्निंग पॉइंट आया लाइफ में कि हाँ दिस इज़ द फील्ड, यहाँ पे मुझे काम करना है। और वहाँ से एक वर्ड है बोलते हैं किक मिला सलमान खान की भाषा में, तो वो जो किक है तो वहाँ पे मिला फर्स्ट ट्रेनिंग में कि हाँ दिस इज़ द फील्ड, यहाँ पे मुझे काम करना है। ह्यूमंस हैव लॉट्स ऑफ सरप्राइजेस, स्टार्ट विद वन, डू नॉट वेट फॉर द बेस्ट अपॉर्चुनिटी। हमारी भी बात हुई थी, आई गेस मैंने आपको भी यही बोला था, देयर इज़ नेवर परफेक्ट टाइम नेवर कम्स, यू हैव टू मेक इट परफेक्ट। एंड माई फादर वॉज कि अरे ये इसमें योगा वगैरह सिखाता है, ये ऑलरेडी तुम्हें आता है, तो वाई यू आर स्पेंडिंग, नहीं मुझे सीखना है। एंड वहाँ से स्पिरिचुअलिटी के मायने बदलने स्टार्ट हुए। क्या है यहाँ पे क्यों, इसी कॉलेज में क्यों, या फिर ये जो बहुत सारे क्यों रहते हैं हमारे लाइफ में। बहुत बार जैसे आपने बोला पेरेंट्स के साथ कंप्लेंट रहती कि ऐसे पेरेंट्स क्यों मिले, ऐसे दोस्त क्यों मिले, ये जो भी था तो ऑल इज़ रिलेटेड टू द पर्पस। अगर आपको ऐसे सारे क्वेश्चंस आते हैं तो योर लाइफ इज़ in exactly right direction, let me tell you. Everyone knows everything. See, we are in Gen Z generation, we are in Android, we are in this iOS वाला thing. तो यहाँ पे सबको सब पता है. It's all about application. It's all about mastering the thing. और अगर आप उस चीज़ को मास्टर नहीं करते, if you are not owing it, है ना, जैसे मैंने आपको बोला अगर मैं माइंडफुल लीडरशिप कोच हूँ तो माइंडफुलनेस एक बहुत छोटा फ्रैक्शन है। ये जो विपश्यना है या फिर अदर इंडियन प्रैक्टिसेस है मेडिटेशन के, उसका एकदम स्मॉल पोर्शन इज़ माइंडफुलनेस। तो अगर मेरे पास नॉलेज है 100% तो उसका मैं 10% ही दे रही हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे हिसाब से मैं उतना ही मास्टर कर पाई हूँ, तो मैं उतना दे रही हूँ। तो आपको आपका स्ट्रेंथ पता होना बहुत ज़रूरी है बिफोर एंटरिंग इन एनी फील्ड। तो अगर आप आ रहे हो, यू आर रियली वेलकम। बहुत ज़रूरत है कोचेस की। बेस्ट बुक पॉसिबल इन दिस यूनिवर्स, इन दिस वर्ल्ड ऑन लीडरशिप इज भगवद गीता। I knew it. आज का ये पॉडकास्ट मेरे दिल के बहुत करीब है और इसके 2 रीजंस है। नंबर 1 कि ये हमारा फर्स्ट एवर ऑफलाइन पॉडकास्ट है, एंड नंबर 2 इज़ कि ये पॉडकास्ट हम अमृता मुनकर के साथ शूट कर रहे हैं, हु इज़ लीडरशिप कोच, एंड शी इज़ बीन द वेरी क्विकली एग्जीक्यूशन करने के लिए उन्होंने मुझे पुश करा। नो डाउट फ्यू पॉडकास्ट जो ऑलरेडी रिलीज हुए वो वर्चुअल है, बट येस शी पुश मी फॉर लॉन्चिंग दिस पॉडकास्ट, and yes, I am very curious and excited to shoot this podcast, gain some knowledge about leadership, mindset and spirituality, and I am 100% ready to be coachable with Amruta Munkar, the leadership coach. थैंक यू, इट इज़ माई प्लेजर टू बी विथ यू। सबसे पहले मैं बोलूँगी कि धन्यवाद, आपने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया, और आपके साथ शूट करने में मुझे भी लग रहा है कि बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। सो आई थिंक थैंक यू। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देती हूँ। नमस्ते, मैं अमृता मुनकर, मैं एक माइंडफुल लीडरशिप कोच हूँ। मेरा लीडरशिप में जर्नी बहुत बढ़िया रहा है, हमेशा ही बहुत कुछ सीखने को मिला है मुझे इस पूरी जर्नी में, बहुत सारे लोगों को सिखाने को भी मिला है। लेकिन इसके साथ साथ एक 7 साल का जर्नी है जो डॉक्यूमेंटेड है, इससे भी ज़्यादा है, तो बाकी सारी चीज़ें अनफोल्ड करेंगे ओम के साथ। Great. So Amruta, what made you to become a leadership coach? Like how it all started? मैं आपको बोलूँगी तो शायद आप नहीं भरोसा कर पाएंगे। मेरा लीडरशिप स्किल मेरे मेंटोर ने सबसे पहले पहचाना। आई वॉज टोटली नॉट अवेयर अबाउट दिस साइड ऑफ मी। सो जब मैं मास्टर्स कर रही थी इंजीनियरिंग में, और तब जो मेरे मेंटोर थे उनको जब मैंने पूछा है कि आई एम टोटली ब्लंट, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं मेरा मास्टर्स का प्रोजेक्ट कहाँ पे लूँ, he on my face said, you are a very influential person and I guess you should do your project in human resource management, do something in human resource management, जहाँ पे आपका टीचिंग का जो ये स्किल है उसको भी आप अकोमोडेट कर सकते हो।
और वहाँ फिर मेरा रिसर्च स्टार्ट हुआ टूवर्ड्स दिस जर्नी ऑफ ट्रेनिंग एंड कोचिंग एंड फिर वहाँ पे फर्स्ट टाइम मैंने ट्रेनिंग क्या होता है, कॉम्पिटेंसीज क्या रहती है, एंड देन आई first time I created my very own training program for construction project managers, which got awarded also in Pune University, outside Pune University, in Consto 2015. So वहाँ से एक जर्नी स्टार्ट हुआ in 2015 I'll say, ड्यू टू माई मेंटोर, एंड वहाँ से मैंने अनफोल्ड करा अपना ये साइड लीडरशिप का. यस. ओके. एंड राइट नाउ हाउ इट इज़ गोइंग, लाइक एज यू नो कि हमारे पर्पस हमेशा चेंज होते रहते हैं. दिस इज़ व्हाट आई हैव लर्नड. सो राइट नाउ हाउ इट इज़ गोइंग. सी पर्पस तो चेंज हुए हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट. फर्स्ट टाइम जब लीडरशिप ट्रेनिंग में आया था, दैट वाज अ टोटल माइंडसेट के मास्टर्स का डिग्री कंप्लीट करना है, प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है. दैट वाज द सिंगल मोटिव. तब मैं लेक्चरशिप में काम कर रही थी, लेकिन फिर वहाँ से एक पॉइंट आता है ना, रियलाइजेशन, सेल्फ रियलाइजेशन पॉइंट. सो जो मेरा फर्स्ट ट्रेनिंग रहा है लीडरशिप में, तो वहाँ पे एक टर्निंग पॉइंट आया लाइफ में कि हाँ, दिस इज़ द फील्ड, यहाँ पे मुझे काम करना है. और वहाँ से एक वर्ड है बोलते हैं किक मिला सलमान खान की भाषा में. तो वो जो किक है तो वहाँ पे मिला फर्स्ट ट्रेनिंग में कि हाँ, दिस इज़ द फील्ड, यहाँ पे मुझे काम करना है. और वहाँ से मैंने लेक्चरशिप छोड़ के इसका प्रॉपर सर्टिफिकेशंस करे, प्रॉपर नॉलेज गेन किया. एंड येस, नाउ आई एम अ सर्टिफाइड लीडरशिप कोच, यू कैन से. करेक्ट. सो यू सेड कि किक मिला. सो लाइक हाउ इट वाज लाइक फीलिंग, मतलब एग्जैक्टली कैसा फील हो रहा था? एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन होता है ना लाइफ में, जैसे पर्पस मिलने के बाद जो एक फीलिंग होता है कि यस, दिस इज़ द डायरेक्शन, नाउ यू नो द आपको आपका डेस्टिनेशन पता है, लेकिन आपको रूट नहीं मिल रहा. तो वो जो फ्रस्ट्रेशन था वो पहले था, बिफोर गेनिंग दिस किक. अब क्या हुआ, जो ये मैंने बोला किक मिला, वहाँ पे क्या बोला, अब मुझे मेरा पर्पस भी पता है, मुझे मेरा डेस्टिनेशन भी पता है, और अब मेरे पास रोड मैप भी है. ओके, सो नाउ आई एम सेटिस्फाइड. अब मुझे बस क्या है कि चलते रहना है. नाउ द स्पीड डिफर्स, अगेन डिपेंड्स ऑन, कभी अच्छा रास्ता आएगा, कभी नहीं आएगा, तो उस पर स्पीड डिपेंड करेगा डेफिनेटली. बट आई नो वेयर आई वांट टू गो. सो वो जो एक सेटिस्फैक्शन मिलता है, एक पीस मिलता है लाइफ में, तो वो वहाँ पे मिला. गॉट इट. एंड यू मेंशन कि रोल ऑफ मेंटोर, लाइक कि मतलब आपके मेंटोर की वजह से आपको कहीं ना कहीं ये चीज़ें पता चली, सो एक चीज़ होती है मेंटोरशिप के अंदर कि लाइक यू नीड टू बी सरेंडर योरसेल्फ, लाइक सो हाउ दिस ऑल हैपेंड? बहुत फ़नी किस्से है, टू बी वेरी ऑनेस्ट. एज अ स्टूडेंट आई एम द मिस्चीविस्ट बोल सकते हैं. बहुत ज़्यादा नॉटी थी मैं, बहुत ज़्यादा मिस्चीवस थी. और सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट आई गेस ऐसे ही रहते मैं हैं. भी सिविल इंजीनियर. तो आप रिलेट कर सकते हैं. तो ऐसे थी, जब मास्टर के लिए एडमिशन लिया, तो डॉक्टर पिंपरीकर सर, हु इज़ हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, he was there and he used to say, आप चुप बैठो, आप चुप बैठोगे ना अमृता, पूरा क्लास शांत बैठता है. एंड देन आई टुक अप लेक्चरशिप अंडर हिज गाइडेंस ओनली. ही वॉज द फर्स्ट पर्सन हु टोल्ड मी कि आप लेक्चरर बन सकते हो, यू स्टार्ट वर्किंग विथ मी. हाँ, तो मेरा फर्स्ट जॉब भी उन्हीं की मोटिवेशन की वजह से है. अदरवाइज मैं कभी नहीं सोचती कि मैं एक लेक्चरशिप में काम कर सकती हूँ. ही वॉज द फर्स्ट पर्सन हु टोल्ड मी कि हाँ, आप बहुत अच्छे टीचर बन सकते हो, आप बहुत अच्छा इन्फ्लुएंस करते लोगों को, तो यू स्टार्ट. तो उनके अंडर जॉब करना स्टार्ट किया. तो उन्होंने दोनों साइड देखी थी मेरी, एज अ स्टूडेंट भी देखा, एज अ प्रोफेशनल भी देखा. एंड देन एक बॉन्डिंग भी बनता है. एक टीचर है तो एक डिफरेंट रिस्पेक्ट है, अगेन आपके बॉस है तो एक डिफरेंट लेवल का रिस्पेक्ट है. तो दोनों एंगल्स मैंने उनके भी अनफोल्ड करे, उन्होंने मेरे दोनों, एंड देन आई से कि पूरा 1 साल में ही स्टार्टेड टू नो मी थ्रू आउट, कि एज अ पर्सन कैसी है, एज अ स्टूडेंट कैसी है, एज अ टीचर कैसे काम करती है. एंड देन ही सजेस्टेड मी दिस. एंड उनका एक्सपीरियंस भी बहुत ज़्यादा रहा है, और ही इज़ अ
ही इज़ अ टीचर ऑफ स्टूडेंट, आप बोल सकते हो। वो स्टूडेंट के टीचर है, वो कॉलेज के टीचर नहीं है, तो वो स्टूडेंट को पर्सनली जानने में बिलीव करते हैं, यू नो, अंडरस्टैंड। तो वो स्टूडेंट की पर्सनालिटी को पहचानते हैं और उस हिसाब से। तो आई वॉज लाइक कि अगर ये बंदा बोल रहा है मुझे आएगा तो आएगा, आई वॉज दैट श्योर कि हाँ, अगर ये बोल रहे हैं ना कि मैं इसमें कर सकती हूँ, आई हैवेंट गिवन सेकेंड थाट ऑल्सो कि हाँ, ये बोल रहे हैं ना कि ह्यूमन रिसोर्स में करना है, हाँ चलो करना है। दैट काइंड ऑफ इक्वेशन वी हैड ऑल टुगेदर। दो मैं उनके अंडर प्रोजेक्ट लेने के लिए बहुत डरती थी, बिकॉज सी बीइंग अ सिविल इंजीनियर, वो भी गवर्नमेंट कॉलेज से पास आउट, you know, we have a different style altogether, different style of studying। अपने मर्जी के मालिक रह चुके हैं, अपनी मर्जी से पढ़ेंगे, पढ़ा नहीं पढ़ा, सीनियर से समझ लिया, एग्ज़ाम दे दिया, दैट काइंड ऑफ एटीट्यूड आई हैड। और उनका जो वर्किंग है, ही इज़ वेरी डिसिप्लिन, वेरी पंक्चुअल, वेरी पेक्युलर, वेरी पर्टिकुलर। तो उनके अंडर अगर करना है तो उतना इफ़िशियंसी लेके आना पड़ेगा, उतना माइक्रो डिटेल में काम करना पड़ेगा। तो वो एक थोड़ा सा हेजिटेशन था, बट द मोमेंट आई टेक डिसीजन कि नहीं इनके अंडर करना है, वो सरा निकल गया। एंड आई वाज लाइक कि जैसा ये बोलेंगे वैसा करेंगे, टेंशन नहीं। ब्यूटीफुल। एक्चुअली सही कहते हैं ना कि लाइक एक सही आपका जो टाइमिंग है और आपकी डायरेक्शन है, अगर वो मैच हो जाए, सो यू आर एबल टू टेक गुड डिसीजंस एज वेल। और वो मेंटर आपको अगर गाइड करने वाले मिल जाए, सो इट इज़ मोर बेटर, राइट? गुड गुड। ओके, सो लाइक देन आगे लाइक हाउ, ऑफ कोर्स मेंटोर्स भी चेंज होते रहते हैं, वी हैव मल्टीपल मेंटोर्स, राइट? सो आगे कैसे फिर यू नो प्रोसीड विद मेंटोरशिप एंड ऑल? Yes. Before that, I'll tell you one thing. We are groomed in Indian culture, और हमारे कल्चर में गुरु का एक अलग लेवल का महत्व है। हमारे कल्चर में हम आफ्टर पेरेंट्स we consider our gurus as our god, right? Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो इसी ख्यालों में बड़े हुए हैं, और यही अपब्रिंगिंग रहा है, और यही थॉट प्रोसेस रहा है, और यही आगे परकोलेट करने का ट्राई भी करते हैं। जहाँ पे भी जाते हैं, जहाँ ट्रेनिंग कंडक्ट करेंगे, जहाँ कोचिंग कंडक्ट करेंगे, अपने बच्चों को सिखाएंगे, इसी दिशा में सिखाते हैं दैट योर टीचर इज़ ऑलवेज राइट। इफ़ योर टीचर इज़ पुशिंग यू फॉर समथिंग, फिर वो स्पोर्ट्स के हो, वो चाहे आपके मेंटोर हो, वो चाहे आपके सब्जेक्ट के टीचर हो, एंड इफ़ योर टीचर इज़ सेइंग यू समथिंग, डेफिनेटली यू शुड परसीव दैट। तो इसी एटीट्यूड में रहे, और वही रोल रहा है पूरी ज़िंदगी मेंटोर का। अगर मेंटोर बोलते हैं तो हेजिटेशन नहीं रहता, वो अपने आप निकल जाता है। तो वो बहुत सारा रोल आता है अपब्रिंगिंग का भी यहाँ पे, कि जैसा आपका कंडीशनिंग हुआ है ना, एग्जैक्टली उस कंडीशनिंग में आई नॉट से यहाँ पे सोशल कंडीशनिंग, पेरेंटल कंडीशनिंग का बहुत ज़्यादा रोल प्ले है यहाँ पे। तो ऐसी कंडीशनिंग हो चुकी थी, और उसी कंडीशनिंग से आ गया है। तो आई गेस कि मेंटोर का बहुत बड़ा रोल रहता है। मेरी लाइफ में तो रह चुका है, और सभी के लाइफ में रहता है। इट इज़ जस्ट कि आपको ये कब रियलाइज़ होगा, इस पे ये डिपेंड करता है टोटली। करेक्ट। देन यू लाइक, वही मैं पूछ रहा हूँ कि आपने सर्टिफिकेशंस लिए, राइट? एंड नाउ यू आर ऑल्सो गोइंग ऑनलाइन, राइट? सो नाउ अभी आपके मेंटोर्स, बिकॉज in the world of AI and technology, we have multiple free resources available, right? Like YouTube, blog, website, everything. So in that case, how you decide to choose कि like हाँ ये mentor would be better for me if I want to upgrade myself, right? So is this something like how you this figured out, and how someone else can figure out this? Yes. सो ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर आप मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस और ओपिनियन दोनों भी चीज़ें चाहते हैं, तो आई विल सजेस्ट, अगर आपको किसी भी चीज़ में सर्टिफिकेशन करना है, आगे बढ़ना है, तो इन डेप्थ नॉलेज परस्यू करिए। और इन डेप्थ नॉलेज विदाउट अ मेंटोर थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि मेंटोर एक ऐसा पर्सन है जो ना केवल उस चीज़ का नॉलेज रखता है, बाकायदा वो उस रास्ते पे चल चुका है। ओके, तो उसको पता है कि आगे कहाँ पे आपको स्पीड ब्रेकर आने वाला है, उसको पता है उस कहाँ पे स्मूथ रास्ता रहने वाला है ना। तो वो जो हैंड होल्डिंग है वो आपका स्पीड बढ़ाने में मदद करता है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मेंटोरशिप का ये है। नो डाउट कि यूट्यूब मीडिया
दे आर हेल्पिंग अ लॉट। डेफिनेटली देयर आर सो मेनी यूट्यूबर्स जो बहुत ज़्यादा इंसाइट्स देते हैं, ब्लॉगर्स आर देयर। तो मैं ये दोनों का कॉम्बिनेशन करना प्रेफर करती हूँ, जहाँ पे मुझे लगता है कि ये मेरे को समझ में आ रहा है यूट्यूब के थ्रू, एप्लीकेशंस के थ्रू, ब्लॉग के थ्रू थोड़ा पढ़ के। तो डेफिनेटली मैं वो प्रेफर करती हूँ जहाँ पे मुझे क्विक फिक्स लगता है कि इट्स पॉसिबल। लेकिन कोई चीज़ है जो मुझे एज अ करियर परस्यू करना है, ऐसा कोई सर्विस है जो मुझे दूसरों को देना है, वहाँ पे डेफिनेटली आई प्रेफर मेंटोरशिप, क्योंकि मेंटर वो मुझे जिस तरीके से गाइड कर पाएगा इन डिटेल, बिकॉज उनको बस नॉलेज नहीं है तो उनको एक्सपीरियंस भी है, वो उस रास्ते पे चल चुके हैं। समझ में आ रहे हो? करेक्ट। हाँ, तो वो बहुत मायने रखता है और वो आपकी स्पीड बढ़ाता है और आपको एक एग्जैक्ट पुश देने में हेल्प करता है। करेक्ट। लाइक ही नोज कि लाइक क्या फॉल बैक्स हो सकते हैं एंड क्या चीज़ें आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है और उससे आप कैसे बेटर ये कर सकते हैं। यस। करेक्ट। ओके। सो अकॉर्डिंग टू यू अमृता, लाइक व्हाट आर द कॉमन ट्रेट्स ऑफ गुड लीडर? बहुत सारे हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मतलब बहुत ही ज़्यादा है। अगर लीडर बनना है तो आपको अपने पर्सनालिटी में बहुत सारे चेंजेस लाने पड़ते हैं। आपको हमेशा सीखते रहना पड़ता है। आपको एक एडॉप्टेबिलिटी को अडॉप्ट करना पड़ता है, फ्लेक्सिबिलिटी रखना पड़ता है। यू नीड टू गो इन टू अदर शू टू अंडरस्टैंड दैट पर्सन। बहुत बहुत सारे पर्सनालिटी ट्रेट्स है, लेकिन कॉमन अगर आप मुझे बोलोगे तो कॉमन में पता है क्या है? दैट इज़ द क्यूरियोसिटी। एक जस्ट रहता है ना, टू अक्वायर नॉलेज, टू लर्न न्यू थिंग्स, टू अंडरस्टैंड पीपल, टू अंडरस्टैंड मार्केट, एवरीथिंग। तो हर एक चीज़ का एक क्यूरियोसिटी है, ये एक है। एंड दूसरा मुझे लगता है दैट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट बिलीफ सिस्टम। कोई भी लीडर है ना, तो उनका ना कोई स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम रहता है, कोर वैल्यूज़ रहते हैं। उसकी वजह से वो लोगों को इन्फ्लुएंस भी कर पाते हैं बहुत अच्छे से, एंड वो गाइड भी कर पाते हैं, क्योंकि उनको एग्जैक्टली पता है, क्लैरिटी है कि उनका बिलीफ सिस्टम कैसे काम करता है एंड वो किस तरीके से लोगों को गाइड कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हम बोल सकते हैं दीज आर द कॉमन ट्रेट्स अ लीडर शुड हैव। हाँ, बाकी मैनेजरल स्किल्स है, सॉफ्ट स्किल्स है, बिहेवियरल चीज़ें हैं। आप बहुत अच्छा, आपको क्लैरिटी है, बट यू हैव अ एक्सट्रीम एंगर इश्यूज, तो पीपल कैन नॉट सर्वाइव अंडर योर लीडरशिप। तो ऐसे बहुत सारे डायमेंशंस है लीडरशिप के, लेकिन दीज आर फ्यू थिंग्स जो आपको एक एक ट्रैक मेंटेन करने में हेल्प करता है एज अ लीडर। गॉट इट। ओके। एंड कैन यू शेयर वन एक्सपीरियंस ऑफ योर लाइफ, लाइक जिसके अंदर किसी को आपने एक वन ऑन वन कोचिंग दिया, फिर आपने ग्रुप कोचिंग दिया एंड इट इम्पैक्टेड हिम और हर वेरी लाइक ड्रास्टिकली एंड इट वाज वेरी फुलफिलिंग मोमेंट फॉर यू, लाइक समथिंग लाइक? बहुत सारे आते हैं। आप जस्ट बोलिए कि आपको कॉर्पोरेट से रिलेटेड जानना है कि यूथ से रिलेटेड, लाइक स्टूडेंट से रिलेटेड, तो मुझे honestly बोथ both, yes. कॉर्पोरेट में मेजर पता है क्या है? सी, वी ऑल आर एडिट, दे आर वर्किंग 15 years, 20 years, 5 years इन द इंडस्ट्री। तो होता पता है क्या है? एवरीथिंग दे नो, ऑल द सिचुएशंस दे नो, द सॉल्यूशंस दे नो। जब कॉर्पोरेट क्लाइंट मेरे पास आता है फॉर कोचिंग, करियर से रिलेटेड हो, स्ट्रेस से रिलेटेड हो, इमोशनल स्टबर्ननेस से रिलेटेड हो, रिलेशनशिप इश्यूज से रिलेटेड हो, है ना, तो सबसे पहली चीज जब एक केस टेकिंग हम बोलते हैं इन टर्म्स ऑफ साइकोलॉजी बोलो या फिर कोचिंग में, जहाँ पे हम हिस्ट्री टेकिंग सेशन रहता है, तो हिस्ट्री में ये समझ में आता है कि बंदा तो समझदार है, कंसेप्ट भी क्लियर है। तो पता है होल्ड बैक कहाँ पे रहता है? ओनली वन होल्ड बैक इज दैट दे डोंट वांट टू कम आउट ऑफ देयर कंफर्ट जोन। तो बस एडल्ट्स के साथ जब काम करना है तो मेजर एक सबसे इम्पॉर्टेंट चैलेंज रहता है इंडिविजुअल कोचिंग में, इवन ग्रुप कोचिंग में भी, कि उनको उनके ग्रुप कोचिंग में तो उनको उनके सीट से उठाना ही एक चैलेंज है ऑल टुगेदर, फॉर द एक्टिविटीज़, फॉर द एक्सपीरियंशियल लर्निंग। यस, एंड पर्सनल कोचिंग में आप बोलोगे तो उनको रियलाइजेशन भी होता है, बट
कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पता है क्या है? दैट इज़ एक्सेप्टेंस। वो एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते हैं किसी चीज़ को, और वहाँ पे मेजर जो है वो टाइम चला जाता है लोगों का। अगर लोग अपने आप को, अपनी सिचुएशन को, अपने आजू बाजू जो लोग हैं उनको इजीली एक्सेप्ट करना सीख जाए, है ना, तो उनके 80% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। ऐसा मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से भी बोल रही हूँ, और लोगों के साथ काम करने के बाद भी बोल रही हूँ। तो ये एक चीज़ मुझे लगती है कि लोगों ने अपने एक्सेप्टेंस पे थोड़ा सा काम करना बहुत ज़रूरी है। और हाँ, जो क्वेश्चन आपने पूछा था कि आपको कभी साथ में काम करके मज़ा आया या फिर एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन मिला, तो एक कॉरपोरेट क्लाइंट आए थे। एक्सट्रीमली स्ट्रेसफुल वर्क कंडीशन था उनका, गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, तो एक्सट्रीमली स्ट्रेसफुल, वही बॉसेस इश्यूज वर देयर, कॉन्ट्रैक्ट मतलब सबऑर्डिनेट इश्यूज वर देयर, क्लाइंट इश्यूज वर देयर, and it was like कि every day I used to go into the quarrel, that kind of a condition it was. तो जब सेशंस हुए तो उनको क्या होता था, ड्यूरिंग सेशन दे यूज्ड टू फील वेरी बेटर। सेशन होने के बाद भी 2-3 दिन तक इफेक्ट रहता था, 4th डे अगेन साइकिल रिपीट। तो सम थिंग्स, सम इंफॉर्मेशन जो था उन्होंने होल्ड करके रखा था। दे वर नॉट शेयरिंग दैट इंफॉर्मेशन ड्यू टू इनिशियल पैरेंटल कंडीशनिंग कि ये चीज़ें हम नहीं बाहर बोल सकते, तो वैसा था। तो थोड़ा डिग करने के बाद, एक ट्रस्ट बिल्ड होने के बाद, एक रैपो बिल्ड होने के बाद क्लाइंट ओपन अप होते हैं, शेयर करते हैं एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है ये उनको पता था, लेकिन दे डोंट नो हाउ टू डील विद दैट। तो एक कंफर्ट जोन आने के बाद हम बोल सकते हैं, या फिर एक बॉन्डिंग क्रिएट होता है जब आपके मेंटोर के साथ, आपके कोच के साथ। तो वहाँ पे वो आया आफ्टर आई थिंक 6 सेशन, एंड 7th सेशन में दैट पर्सन शेयर्ड वॉट एवर एक्चुअल thing is which is making that person furious. Again, it was a relationship issue with parents, and that was uphold emotion from childhood. तो जब उस पे काम करना स्टार्ट किया, एंड ऑलमोस्ट 10th 11th सेशन, एंड एवरी फ्रस्ट्रेशन, एवरी स्ट्रेस हैज़ गॉन लाइक दिस। तो ये है कि ट्रिगर्स आपको हैंडल समझना एज अ कोच, सबसे इम्पोर्टेंट काम ये रहता है टू फाइंड आउट द रूट कॉज। और एज ह्यूमंस हैव लॉट्स ऑफ सरप्राइजेस, सो हाँ, तो वो एक रहता है। एक रहा ये कॉर्पोरेट का एग्जाम्पल, और स्टूडेंट्स के साथ तो बहुत रहता है। आई लाइक टू वर्क विथ यूथ्स, इसकी वजह से मैं उनके साथ काम करना पसंद करती हूँ। जब स्टूडेंट्स के साथ ट्रेनिंग करते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स लेके आते हैं। रिलेशनशिप के इश्यूज़ है, पेरेंट्स के इश्यूज़ है, कुछ करियर परस्यू करना है, पेरेंट्स अलाउ नहीं कर रहे हैं, पेरेंट्स हैव द डिफरेंट माइंड सेट, स्टूडेंट्स वांट टू वर्क डिफरेंटली। लेकिन स्टूडेंट के केस में प्रॉब्लम पता है क्या है? दे ऑल आर प्रॉब्लम सेंट्रिक, द यूथ इज़ प्रॉब्लम सेंट्रिक, दे आर नॉट सोल्यूशन ओरिएंटेड, एंड आई विल नॉट ब्लेम देम। हमारा जो एजुकेशनल सिस्टम रहा है, हमारा जो पैरेंटल कंडीशनिंग रहा है, ओके, एवरीथिंग इज़ प्रॉब्लम सेंट्रिक। तो उनको नहीं पता सोल्यूशन सेंट्रिक कैसे बनना है, वो थॉट प्रोसेस कैसे अडॉप्ट करना है, उस पर कैसे काम करना है, तो वो थोड़ा इम्बाइबिंग थोड़ा कम पड़ता है, या पढ़ रहा है, ऐसा मैं बोलूँगी। तो थोड़ा उनको वो एंगल अगर दे दिए जाए, दे कम अप विथ एक्सेलेंट एंड क्रिएटिव इनोवेटिव सॉल्यूशंस। तो वो कंडीशनिंग पे काम करती हूँ मैं हर एक सेशन में, जहाँ पे भी जाओ। 1 दिन का सेशन हो, 2 दिन का सेशन हो, 10 दिन का सेशन हो, आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं उनका वो जो एक थॉट प्रोसेस है उसको शिफ्ट करूँ फ्रॉम प्रॉब्लम टू सॉल्यूशंस। तो एक रिसेंटली एक स्टूडेंट मिली थी, शी इज़ अ वेरी गुड डांसर, ओके, और ऐसे एक फनी पनिशमेंट में समझ में आया दैट शी हैज़ अ वेरी गुड एक्सप्रेशंस, एंड
देन बाकी के स्टूडेंट आए, मैम बहुत अच्छा डांस करती है, रील्स भी शूट करती है, पोस्ट नहीं करती. सो पोस्ट सेशन मैंने उसको पूछा कि ऐसा क्यों करते हो आप, यू नो देयर इज़ लॉट्स ऑफ मनी ऑन इंस्टा रील्स, यूट्यूब रील्स. हाँ मैम पता है, पापा अलाउ नहीं करते, यू नो दैट काइंड ऑफ फेसेस. सो आई आस्क्ड हर, डू यू रियली वांट टू डू इट? शी सेड यस. मतलब हाउ मच यू आर श्योर कि आपको यही करना है या फिर करना ही है चाहे कुछ भी हो जाए? शी इज़ लाइक हाँ करना है. तो फिर क्या प्रॉब्लम क्या है? शी इज़ लाइक पेरेंट्स ये है वो है, नहीं चलता, पसंद नहीं है. मतलब कोई बात नहीं. डू यू नो इंस्टाग्राम फिल्टर्स? शी सेड येस. कैन यू यूज़ इट? शी सेड येस. तो मैंने उसको पूछा ऐसा कौन सा फिल्टर है जिसमें आप आपका फेस को मास्क कर सकते हैं, है ना, ब्यूटीफुली यू कैन मास्क इट. सो शी इज़ लाइक आई लव द डॉल वाला ओके. मास्किंग. सो मैंने देन यूज़ इट. जितने भी रील्स आपने बनाए हैं यूज़ इट, पोस्ट इट. जब आपके फॉलोअर्स बढ़ेंगे, पैसा आना लगेगा, है ना, तो इवन पेरेंट विल अंडरस्टैंड दैट थिंग इज रॉन्ग इन इट. एंड यू नो एटलीस्ट डू स्टार्ट विद वन. डू नॉट वेट फॉर द बेस्ट अपॉर्चुनिटी. हमारी भी बात हुई थी, आई गेस मैंने आपको Correct. भी यही बोला था, देर इज़ नेवर परफेक्ट टाइम नेवर कम्स, यू हैव टू मेक इट परफेक्ट. तो उसी लाइन पे उसको भी बोला. एंड यू नो येस्टरडे ओनली शी स्टार्टेड एडिटिंग द वीडियो. शी सेड फर्स्ट वीडियो आपको ही शेयर करूँगी मैम, आप देख के बोलो कैसे होगा. तो वो जो एक चेहरे पे चमक आ जाती है पोस्ट गेटिंग द सोल्यूशन, है ना, तो वो एक अलग सेटिस्फैक्शन दे के जाती है. करेक्ट करेक्ट. यस. राइट. अभी आपने बोला कि लाइक कुछ चीज़ें होती हैं, मोस्टली आई लिटरली फील दिस कि मोस्टली इट इज़ अ पेरेंटिंग कंडीशन, यू नो, कंडीशनिंग एंड ऑल. कभी कभार हम फ्रस्ट्रेटेड होकर पेरेंट्स को ब्लेम भी करते हैं, बट देन वी रियलाइज़ कि नहीं, उनकी कोई दिक्कत नहीं है, कोई गलती नहीं है, उनकी भी कंडीशनिंग कई हद तक वैसी हुई थी. दैट इज़ व्हाट हैपनिंग, राइट. एंड देन ओके, नाउ हियर द बेस्ट पार्ट, और आई कैन से द क्यूरियस पार्ट. सो मुझे बेसिकली ये सब चीज़ें समझने में हेल्प करा स्पिरिचुअलिटी ने, राइट. So what do you think, like can you share your spiritual journey, like how it started, और कब आपको पता चला कि अच्छा this is something we called as spirituality? बचपन में हमारे घर पे स्पिरिचुअलिटी मतलब यू नो फॉलोइंग आर डेली स्तोत्र मंत्र बोलना, एज आई एम बिलोंगिंग फ्रॉम द हिंदू रिलीजन. तो हमारे घर में ये सब कुछ बहुत चलता था, डेली पूजा पाठ, यू नो स्तोत्र मंत्र, डिफरेंट ग्रंथ जिसको हम बोलते हैं. So at the very early age, when I was in 8th, 9th, I started reading such ग्रंथ. तो वहाँ से मैं बोल सकती हूँ जर्नी स्टार्ट हुआ है पहले तो भी. लेकिन तब स्पिरिचुअलिटी के सही मायने नहीं पता था. सब कर रहे, हाँ मम्मी पापा कर रहे, दादा दादी नाना नानी सब कर रहे, तो आई शुड ऑल्सो डू. तो एक वहाँ पे था. उसके बाद एक शिफ्ट आया थॉट प्रोसेस में इन 2009-10th आई विल से, जब सच में लगा कि यू नो समथिंग इज़ अफेक्टिंग माई मेंटल हेल्थ. आई एम नॉट फीलिंग गुड, यू नो आई नीड टू पुश माई सेल्फ, दिस इज़ नॉट मी. व्हेन आई वाज इन द लास्ट ईयर ऑफ माई इंजीनियरिंग, तब थोड़ा सा लगने लगा था कि कुछ तो है, समथिंग इज़ रेजिस्टिंग मी टू बी माई सेल्फ, है ना. और वहाँ पे श्री रविशंकर जी ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया. उनका एक यूथ प्लस करके कोर्स आता था तब. इट वाज 5 days 3 days कोर्स आई अटेंडेड, सॉरी नॉट 5 days. तो वो कोर्स वहाँ पे जहाँ पे मेरा इंजीनियरिंग चल रहा था, वहाँ पे कॉलेज ने ऑर्गेनाइज़ किया था विद अ डिस्काउंटेड अमाउंट. सो आई टोल्ड माई पेरेंट्स कि नहीं मुझे ये करना ही है, आई नो. एंड माई फादर वॉज कि अरे ये इसमें योगा वगैरह सिखाता है, ये ऑलरेडी तुम्हें आता है, तो वाई यू आर स्पेंडिंग. नहीं मुझे सीखना है. एंड वहाँ से स्पिरिचुअलिटी के यू नो मायने बदलने स्टार्ट हुए. एंड बहुत प्रैक्टिस भी किया मैंने उसको टिल 2013. उसके बाद यू नो थोड़ा इंटरेस्ट चेंज हो गया वापस से. देन आई changed my perspective from art of living towards you know बाबा रामदेव वाला जो प्राणायाम एंड योगा प्रैक्टिसेस, तो वो करती थी मैं. योगा प्राणायाम प्रैक्टिसेस करते थे. वहाँ पे समझ में आता था कि योगा करने के बाद यू नो एनर्जी लेवल जो है ना ड्रास्टिकली बढ़ता है. प्राणायाम कीप्स माई एंगर लेवल टू द ऑप्टिमम.
तो आई नो कहाँ पे रिएक्ट करना है, कंट्रोल इज़ विथ मी। तो वो बहुत हेल्प किया मुझे मेरे स्पेशली इन लेक्चरशिप का करियर में, तो बहुत ज़्यादा हेल्प किया। एंड ड्यूरिंग द कोविड 2013 से एक था कि चलो अब ये सारे टाइप ऑफ मेडिटेशन सीखे, लेकिन व्हाट एक्चुअली मेडिटेशन इज़ ये मेरे को नहीं जम रहा है। खुद से करना समझ में आता है, हाँ ध्यान लगाओ, लेकिन कुछ नहीं होता। आई कैनॉट फोकस, आई कैनॉट अटेंड दैट ज़ीरो थॉट स्टेट ऑफ माइंड। तो वो करना था, वो अचीव करना था। आई वॉज स्ट्रगलिंग फ्रॉम 2013 कि कैसे करे। जब भी फ्री रहती थी तो दिमाग में आता था कि ये कैसे अचीव करना है। एक लेवल हो गया, सेकंड लेवल हो गया, लेकिन मैक्सिमम नहीं अचीव कर पाया अभी तक। तो ड्यूरिंग कोविड सेम अगेन स्ट्रेस लेवल वॉज हाई। जॉब छोड़ चुकी थी, काम नहीं कर पा रही थी, घर पे बैठ के थी। तो मुझे लगा कि कुछ तो करना है, तो इट इज़ द टाइम। तो वहाँ तब योगा प्रैक्टिस बहुत अच्छा चल रहा था। आई वॉज डेली योगा प्रैक्टिस कर रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन जो चाहिए था ना, वो नहीं मिल रहा था। तो तब मैंने अगर आपको पता है विपश्यना के बारे में, है ना, तो तब मैंने विपश्यना के लिए एनरोल किया। दे आर वेरी ग्रेटफुल। उन्होंने मेरा लोगों को 2 साल लगते हैं एनरोल होने के लिए, वहाँ पे पहुँचने के लिए। आई गॉट इट विद इन 3 days। सो आई से कि डेस्टिनी था वो मेरा करना। और ऐसा भी हो सकता है, आई वॉज स्ट्रगलिंग टू रीच टू दैट पॉइंट। मैंने बहुत बारी उसको मैनिफेस्ट किया था, विजुअलाइज किया था। तो जब मैंने एक्चुअल में अटेम्प्ट करा तो विद इन अ मंथ इट हैपन टू मी। वहाँ पे जब गई तो दैट वॉज टोटल चेंज। मतलब 3-4 लेवल आए। पहले स्पिरिचुअलिटी वॉज प्रैक्टिसिंग हिंदू धर्म, जो भी अपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है, स्तोत्र, मंत्र, ग्रंथ पठन, ये सब वो एक अर्ली फेज रहा। सेकेंड फेज रहा योगा, प्राणायामा एंड few minutes of meditation, during shavasana I used to do it, क्योंकि उतना पेशेंस नहीं था मेरे में to sit for a while। I was very volatile person by nature that time। तो मैंने एक प्रैक्टिस करा था कि हाँ चलो शवासना के लिए लेट के रहना ही पड़ता है ना, तो तभी मैं आई ट्राई टू फोकस माई ब्रीथ ऑन सम पर्टिकुलर थिंग। उसमें भी नहीं कर पाती थी, हार्डली 10-15 सेकेंड में फोकस कर पाती थी। तो एक रेस्टलेसनेस भी आता था कि ये मेरे को क्यों नहीं जम रहा है। एंड देन जब कोविड में ये किया, विपश्यना किया, तो वहाँ पे सारी चीज़ें, पूरा इक्वेशन बदल गया। हाँ, तो इक्वेशन कैसे बदला, आई टेक यू थ्रू द जर्नी। जैसे मैंने बोला, पहले स्पिरिचुअलिटी अलग था कि प्रैक्टिसिंग हिंदू धर्म। ओके, सेकेंड फेज ऐसा आया कि जहाँ पे स्पिरिचुअलिटी इज़ वर्किंग ऑन योर ओन सेल्फ। खुद पे काम करना, अपनी विचारों पे ध्यान देना। हमारे डू यू बिलीव इन कर्मा ओम? यस, 100%। तो हमारे कर्मा की वजह से किसी और को बुरा ना लगे, वॉचिंग आवर वर्ड्स, वॉचिंग आवर एक्शंस, ये स्पिरिचुअलिटी, हेल्पिंग अदर्स, ये स्पिरिचुअलिटी रहा मेरे लिए कुछ समय तक। गिविंग माई बेस्ट टू वॉट एवर आई डू, फिर वो कुकिंग हो, टीचिंग हो, परस्यूइंग माई मास्टर्स हो, जो भी है। तो वो एक फेज़ रहा। देन जो शिफ्ट आया स्पिरिचुअलिटी में, तो वहाँ पे एक चीज़ समझ में आई कि इट इज़ ऑल अबाउट योर पर्पस इन लाइफ। तो जो चीज़ें बचपन में ख्याल आते थे, या फिर इवन इन माय यंग एकदम टीनेजर लाइफ में आता था कि क्यों हूँ मैं, क्या है यहाँ पे, क्यों इसी कॉलेज में क्यों, या फिर ये जो बहुत सारे क्यों रहते हैं हमारे लाइफ में। बहुत बार जैसे आपने बोला, पेरेंट्स के साथ कंप्लेंट रहती कि ऐसे पेरेंट्स क्यों मिले, ऐसे दोस्त क्यों मिले, ये जो भी था। तो ऑल इज़ रिलेटेड टू द पर्पस। अगर आपको ऐसे सारे क्वेश्चंस आते हैं तो योर लाइफ इज़ इन एग्जैक्टली राइट डायरेक्शन, लेट मी टेल यू। क्योंकि अल्टीमेटली आपको आपके लाइफ का पर्पस मिलना बहुत कम डिस्टेंस पे रह चुका है। दिस इज़ वॉट आई अंडरस्टूड थ्रू माई जर्नी। तो एक पर्पस, अपनी लाइफ के पर्पस को फॉलो करना इज स्पिरिचुअलिटी। एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ
में उसको फॉलो करना इज स्पिरिचुअलिटी एज पर मी. हेल्पिंग अदर्स, दैट इज स्पिरिचुअलिटी. फॉर एनी रीज़न, फॉर एनी स्ट्रेस, नॉट हर्टिंग अदर्स एंड नॉट हर्टिंग योर सेल्फ इज स्पिरिचुअलिटी, है ना. बहुत सारे लोगों को ऐसे ख्याल आते हैं, सुसाइडल राइट. आते हैं, स्ट्रेस रहता है, डिप्रेशन रहता है, या फिर दूसरों को हर्ट करने के ख्याल आते हैं. तो उन सब के लिए एक एडवाइस देना चाहूँगी कि न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन इज देयर, एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. तो प्लीज़ वॉच योर एक्शंस, क्योंकि सब वापस मिलता है. कर्मा गिव्स यू बैक, और बहुत अच्छे से वापस मिलता है. तो वॉच योर एक्शंस डेफिनेटली. 100%. यस, सो दिस इज स्पिरिचुअलिटी फॉर मी. और बहुत डेप्थ में है स्पिरिचुअलिटी, नो डाउट. लेकिन मैं अब तक इतना अनफोल्ड कर पाई हूँ थ्रू माई एक्सपीरियंस, थ्रू माई जर्नी. तो डेफिनेटली, एंड इट हेल्प्स यू टू स्टे फोकस्ड इन ईच एवरी अप एंड डाउन इन योर लाइफ. तो स्पिरिचुअलिटी इज़ वेरी इम्पोर्टेंट. Okay. I think spirituality में, as you said, there are multiple phases, right? So I feel कि like first is start from mentally, and then अगर तुमको और better growth चाहिए, because mentally how कि you start questioning everything, because this was the phase last year for me, right? मतलब मैं ये भी पूछ रहा था कि पैसे क्यों कमाने, why I want to earn money, right? और मुझे मैं यहाँ पे क्यों रहूँ पेरेंट्स के साथ, बिकॉज देयर वॉज अ क्वेश्चन व्हेन आई वाज स्टार्टिंग विथ माय एंटरप्रेन्योरशिप कि मैं देखता था कि सब जो बड़े बड़े लोग हैं दे आर नॉट लिविंग विद देयर पेरेंट्स सो फार, राइट. इफ़ दे वांटेड टू वर्क अ लॉट, उनके ड्रीम्स ये करने, तो ज़्यादा अपने पेरेंट्स के साथ नहीं रहते. एंड आई ऑल्सो क्वेश्चन वन थिंग कि इनके नाम तो है, बट वॉट अबाउट देयर पेरेंट्स, दिस वॉज द थिंग आई वॉज वंडरिंग अ लॉट. तो मैं ऐसा, अच्छा मुझे भी छोड़ना पड़ेगा क्या, अच्छा मुझे भी ये करना पड़ेगा क्या, राइट. सो आई वॉज आस्किंग लिटरली एवरीथिंग कि ऐसा क्यों, राइट. एंड दिस इज़ हाउ इट ऑल फिगर आउट. अभी भी मैं कुछ चीज़ें करने जाता तो मैं फिर भी सबकॉन्शियसली पूछता हूँ कि अच्छा ये क्यों कर रहा हूँ. इवन इफ आई वॉच सम रील्स और वीडियोज, आई आस्क, थोड़े टाइम के बाद आई क्वेश्चन मैं क्यों देख रहा हूँ ये, ठीक है. एंड देन इट कम्स टू द पॉइंट कि अच्छा मुझे ये इसलिए देखना है, इसलिए कंज्यूम करना है, वॉट एवर, राइट. सो आई फील कि हाँ, पहले वो मेंटली बहुत ज़्यादा होता है, एंड देन इफ़ यू वांट टू अपग्रेड, अंडरस्टैंड मोर बेटर, देन यू नीड टू शिफ्ट इनटू फिजिकल एक्टिविटीज़ एज वेल, राइट. करेक्ट. सो यहाँ पे जो आपने पॉइंट बोला कि आस्किंग क्वेश्चन फॉर एवरी एक्शन वी डू, ओके, दिस इज कॉल्ड एज माइंडफुलनेस. ओके. Being mindful about each and every step we do, each and every breath we take, each and every actions we do, ये एक आता है mindfulness. This is you can say the start of spirituality. And ये एंड हो जाता है. आप स्पिरिचुअलिटी का लास्ट अगर हम हमारे ऋषि मुनियों को देखेंगे, हमारे राजा जो महाराष्ट्र के दैवत भी है, छत्रपति शिवाजी महाराज, गिविंग बैक टू द सोसाइटी, जहाँ पे जाके स्पिरिचुअलिटी रुक जाता है. गौतम बुद्धा जी का जर्नी आप देखेंगे, है ना. वट एवर ही लर्न, ही गेव इट बैक टू द सोसाइटी, ही टॉट द वे. आप कोई भी बड़ा से बड़ा लीडर कंसिडर करेंगे तो व्हाट दे डू, दे गिव इट बैक टू द सोसाइटी. तो ये मेरे हिसाब से आई एम ऑन दैट पाथ नाउ टू वॉट एवर आई अर्न, आई मतलब अगर मैं एक प्रोजेक्ट लेती हूँ जिसमें मुझे 1000 का फ़ायदा होता है, आई मेक श्योर कि मैं उनको 10,000 का वैल्यू दूँ रिटर्न में. दिस इज़ हाउ आई वर्क. एंड ये पहले से, जैसे मैंने बोला, ये कंडीशनिंग हो चुका है, पेरेंटल कंडीशनिंग रह चुका है पहले से. तो इसी बिलीफ के साथ काम कर रहे हैं कि जो भी हम करेंगे उसमें दूसरों को हेल्प होनी चाहिए. तो ये स्पिरिचुअलिटी का हम बोल सकते थे मैक्सिमम फेज आता है, वेयर यू नीड टू गिव इट बैक टू द सोसाइटी. वट एवर यू लर्न, वट एवर यू अचीव, वट एवर यू अर्न, है ना. तो ट्राई टू हेल्प पीपल, दैट विल हेल्प यू इन लॉन्ग टर्म. करेक्ट. श्योर. जस्ट बाय लिसनिंग योर वॉट एवर यू हैव सेड अबाउट स्पिरिचुअलिटी, 2 क्वेश्चंस अभी आए मुझे, बहुत ही क्यूरियस क्वेश्चंस है. वन इज़ द वैराग्य, राइट, बिकॉज यू आर अवेयर ऑफ वैराग्य, राइट. हाँ,
सो इनिशियली एज यू सेड कि जैसे हम स्टार्ट होता है कि लाइक फ्रॉम आवर पेरेंट्स कि हम कुछ किताबें पढ़ते थे. सो इन 10th स्टैंडर्ड आई रिमेंबर कि मैं ये पढ़ता था साईं बाबा की जो ये थी पूरा जो कथा था वो मैं रीड करता था. एंड आई वॉज नॉट अवेयर, मुझे बस कहा गया था कि लाइक साई चरित्र. हाँ यस Yes, यस. okay. सो एवरी डे आई यूज टू रीड इट राइट. सो दिस इज़ हाउ आई एक्चुअली स्टार्टेड राइट. धीरे धीरे फिर मुझे चीज़ें पता चली राइट. बट आफ्टर सम टाइम it was like started from Sai Baba, like we have beliefs in some souls, right? So Sai Baba, then after Shiva, Mahadev. So I feel कि महादेव से there is a statement we used to say कि जिसके ऊपर हम ज़्यादा बिलीव करते हैं हम वैसी शेप या नेचर्स के फॉर्म ले लेते हैं राइट. Yes. सो दिस इज़ वॉट आई फेल्ट फॉर वेरी लॉन्ग टाइम, वैराग्य, कि मुझे नहीं चाहिए मटेरियलिस्टिक. आई वॉज अर्निंग अ lakhs a month, देर वॉज अ टाइम. बट फिर मैं ऐसे हुआ कि यार वॉट शुड आई डू फॉर दिस मनी ऐसा भी फैक्टर है. देर वॉज अ टाइम कि मैं बहुत ज़्यादा खर्चा करता था अपने कपड़ों पे हर तरह की चीज़ें. बट आई वॉज लाइक अभी कि दैट्स ओके, हम इतना भी इसके अंदर कंफर्टेबली जी सकते हैं यू गेटिंग माई पॉइंट. Yes. सो वैराग्य वन फैक्टर. सो हाउ टू डील विद दिस, बिकॉज आई फील कि स्पिरिचुअलिटी में मोस्ट ऑफ द पर्सन को ये चीज़ फील होती होगी राइट, बिकॉज दे क्वेश्चन अलॉट अबाउट मटेरियलिस्टिक थिंग्स right. Yes. So what is your point on this, like how to deal with this, or what is the better way to find these things, or how to balance basically? सी जैसे मैंने पहले बोला कि स्पिरिचुअलिटी इज़ फाइंडिंग द पर्पस ऑफ योर लाइफ. ओके, तो आपकी लाइफ का जो पर्पस होता है वो आपको खींचता है. अगर आपकी लाइफ का पर्पस टू सर्व द कम्युनिटी है ना, तो वो आपको बहुत मिनिमम मटेरियलिस्टिक चीज़ों में इन्वॉल्व करेगी. आपकी डेस्टिनी, आपका पाथ जो है वो आपको वहाँ से साइड करेगी, वो वैसे ख्याल आएंगे है ना. हाँ, तो ये आना बहुत नॉर्मल है. और रही बात मटेरियलिस्टिक चीज़ों की या पैसा कमाने की, मैं सबको आपके साथ सभी को एक मैसेज देना चाहूँगी. अगर आपके पास पैसा आ रहा है, कमाओ, लाख में नहीं करोड़ों में कमाओ. और क्या करो, अगर आपको उसकी ज़रूरत नहीं है, गिव इट बैक टू द सोसाइटी. जस्ट मैंने बोला, ये पैसा कमाओ और सर्विस के पॉइंट ऑफ व्यू से कमाओ, लोगों को देने के पॉइंट ऑफ व्यू से कमाओ, है ना. सो पैसा अगर आपके पास आ रहा है, बिल्कुल कमाओ. आपको ज़्यादा हो रहा है, हमें दे दो, हम गरीबों का भला कर दो, है ना. सो मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं. इफ़ यू आर इन, स्पेशली वी आर इन, our upbringing is in Indian culture, and we cannot deny this fact as being an Indian brings lots of responsibilities. Being an Indian boy, Indian man, you have lots of responsibilities. There are so many expectations are there. So you're not alone. You have 2-3 people on your shoulder waiting for you to earn. Waiting for you, even if you don't have materialistic expectations, your parents have, your sister have, your brother have from you, your would-be wife may have. So and again, जैसे हमने बोला, spirituality is all about giving. So हम जितना हमारी तरफ से हमारे फैमिली को, हमारे फ्रेंड्स को, हमारे जो भी हमारे क्लोज लूप में आए, उनको जितना हम दे सकते हैं हम देते हैं. सो दिस इज़ आवर सोशल कंडीशनिंग. यहाँ पे हम बोलेंगे कि दिस इज़ हाउ इंडियन फैमिली वर्क्स, दिस इज़ हाउ इंडियन थॉट प्रोसेस वर्क्स, एंड देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन दैट. इवन हम विपश्यना करने जाते हैं. विपश्यना में सबसे इम्पॉर्टेंट है फर्स्ट थिंग आर्यमौन, जहाँ पे आप ना बात कर सकते हैं, ना एक दूसरे की तरफ देख के इशारे भी नहीं कर सकते. Least possible eye contact you should keep. So there are peoples like group हाँ, a group of 60 people, Okay. male different, female different, so 120. कहाँ जैसे अगर आप नासिक में जाओगे तो वहाँ पे 1000 लोग भी रहते हैं. बट इट इज़ योर सेल्फ कंट्रोल विच यू हैव टू इम्बाइब ऑन यू फॉर नेक्स्ट 10 days, जहाँ पे आपको वैराग्य 10 दिन के लिए वैराग्य फॉलो करना पड़ता है, 10 दिन के लिए आर्यमौन फॉलो करना पड़ता है, 10 दिन के लिए हेल्दी ईटिंग प्रैक्टिसेस, जो सात्विक भोजन जिसको हम बोलते हैं, वो करना पड़ता है. 10 days आपको मेडिटेशन करना पड़ता है, अपने थॉट्स को पहले देखना पड़ता है, उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है और फिर उसको
उससे बाहर निकलना पड़ता है. सो दिस इज़ अ होल जर्नी. तो वहाँ पे भी वैराग्य का एक इम्पोर्टेंस है. अगर आपको दीक्षा लेनी है तो आपको वैराग्य फॉलो करना पड़ेगा. बट ओके. अगेन, जैसे आप एक एज अ पर्सन जब बर्थ लेते हो, आपके साथ साथ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बर्थ लेती हैं. तो वैराग्य का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं कि आप आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से बाहर निकले. डू नॉट कंसिडर योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज अ पर्सन, एज अ सन, एज अ हस्बैंड. तो आपको वो करते हुए भी आप वैराग्य फॉलो कर सकते हैं. ये एक आइडियोलॉजी दिया है विपश्यना से. ओके, जो मुझे बहुत अच्छा लगा कि यस, डेफिनेटली यू कैन फॉलो वैराग्य, यू कैन फॉलो स्पिरिचुअलिटी वाइल डूइंग योर कर्मास जो असाइन किए गए हैं आपको. यस. Okay, I relate with this because na see, there is a common saying we say कि like हम कहते हैं ना कि like देखो ये इतना बड़ा आदमी है फिर भी कितना सिंपल रहता है. डू यू फील कि लाइक ऐसा उनके इसके भी पर्सनैलिटी में भी ऐसे एट सम लेवल ऐसी चीज़ें होती है कि दो बहुत सारा पैसा है फिर बहुत सारी फेम होने के बावजूद भी दे प्रिफर टू लिव वेरी सिंपल एंड ऑल. यू फील दिस थिंग? यस, यस. हाँ, हो सकता है, श्योरली. मैंने बोला ना, जब आप एक पर्टिकुलर मुकाम हासिल कर लेते हैं लाइफ में, है ना, उसके बाद है ना मटेरियलिस्टिक चीज़ों के मायने बहुत कम हो जाते हैं. वहाँ पे आपको आता है मेंटल पीस कि मैं कितना शांति से जी पा रहा हूँ. वहाँ पे आपको आता है कि हाउ वेल आई कैन डू फॉर माई फैमिली, हाउ पीसफुल लाइफ आई कैन गिव टू देम. तो वहाँ पे आता है कि अगर मेरे अंडर कोई कितने लोग काम कर रहे हैं, उनका लाइफ में मैं क्या वैल्यू ऐड कर रहा हूँ. तो ये सब आता है, सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन, उसका इम्पोर्टेंस आता है. पीस ऑफ, वहाँ पे पावर, मनी, मटेरियलिस्टिक चीज़ें, ये सारी चीज़ें कम हो जाती है, उसका वैल्यू. इसका मतलब ये नहीं कि उसका वैल्यू नहीं है, उसका एक सर्टन वैल्यू है, लेकिन उसके अबाउ जाके पर्सन का थॉट प्रोसेस पूरा चेंज हो जाता है ना. They want to give it back to the society. They want to make difference in the society. They want to, keep legacy behind. That is what becomes important for them. गॉट इट. Yes. क्रेजी. तो ऐसे चीज़ें बदलती हैं. And being human, we are created to evolve. तो वो इवॉल्व हम होते रहते हैं पूरी ज़िंदगी. ऐसा मैं सोचती हूँ कि लाइक जो अमृता फर्स्ट ईयर ऑफ इंजीनियरिंग में थी, वो फर्स्ट ईयर ऑफ मास्टर्स में नहीं थी. ना ही वो जब वही अमृता जब मेरा बेबी बॉर्न हुआ था तब वो अमृता थी नहीं. डिफरेंट ऑल टुगेदर. ओके, नाउ बीइंग अ माइंडफुल लीडरशिप कोच, आई एम अ वेरी डिफरेंट पर्सन. क्रेजी. Our upbringing or our parenting condition is something like that, right? But how we can right now again reshape these things? Is it possible? Yes, surely. Not for ourselves, but हम खुद तो grow हो ही, but we want कि our parents also know these things. We want कि हमारे parents को भी अगर ये चीज़ें पता है, so they are also be very calm or these things. So how this can be happen? Because there is one question again into this कि communication gap की वजह से ये चीज़ें ज़्यादा होती है, right? So how to deal with this? सी, कम्युनिकेशन गैप अगर हमारा दूसरों के साथ होता है ना, उसको मैनेज कर सकते हैं. लेकिन कम्युनिकेशन गैप अगर हम अपने साथ रखते हैं तो वो मैनेज करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है. Okay. लेट मी एक्सप्लेन इट अनदर वे. ओके, फॉर एग्जाम्पल ओम, आप रिसेंटली किसी ब्रेकअप को फेस कर रहे हैं, है ना, लाइफ में, और आपने एक एटीट्यूड परसीव किया कि चलो मुझे कुछ नहीं फ़र्क पड़ रहा, आई कैन ईजीली मूव ऑन. बट यू नो समवेयर विद इन यू दैट इट इज़ नॉट दैट ईजी टू मूव ऑन, बिकॉज यू वर सिंसियरली कंसिडरिंग दैट पर्सन टू बी योर लाइफ पार्टनर. तो चाहे आप कितना भी उस चीज़ को परसीव कर ले, बाहर दिखाए कि हाँ इट इज़ वेरी कूल फॉर मी टू मूव ऑन, बाहर निकलना आसान है, योर माइंड विल नॉट एक्सेप्ट इट. तो ये जो द्वंद्व चलता है अंदर, है ना,
हमारे अंदर, तो उसको डील करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते अपने आप को, तो हम वो कम्युनिकेशन गैप क्रिएट कर लेते हैं। कैसे क्रिएट कर लेते हैं? वी डू नॉट कंसिडर आवर थॉट्स, अपने इमोशंस की तरफ ध्यान देना बंद कर देते हैं। वी सिंपली स्टार्ट इग्नोरिंग आवर ओन थॉट्स, ट्राई टू एंगेज आवर सेल्फ सम गेमिंग में, फ्रेंड्स के साथ, क्लबिंग में, ड्रिंक्स के साथ। आई एम नॉट सेइंग अबाउट यू, बट इन जनरल द वे ऑफ इग्नोरेंस, रील्स देखने में। सो हम क्या करते हैं? वी जस्ट स्टार्ट इग्नोरिंग द फैक्ट दैट वी आर नॉट एबल टू डील विद इट। और सबसे प्रॉब्लम पता है क्या है? बीइंग एन इंडियन, ओके, टेकिंग हेल्प फॉर मेंटल हेल्थ from someone else is not yet accepted welcomely in our society, तो क्या हो जाता है? अगर आपको समझ में भी आ रहा है कि आपको सपोर्ट की ज़रूरत है ना, किसी थेरेपिस्ट की, किसी कोच की, या फिर किसी एक्सटर्नल पर्सन की, इस सिचुएशन से बाहर आने के लिए, ड्यू टू द सोशल कंडीशनिंग, ड्यू टू द सोशल फियर कि लोग समझेंगे कि ये पागल है, लोग समझेंगे कि ये तो गया, या फिर इवन आवर ओन पेरेंट्स कैन नॉट टेक इट कि इसको ज़रूरत है। डिप्रेशन, एंजाइटी इज़ अ वेरी कॉमन फिनोमिनन, और इससे बाहर निकलना आसान है अगर आप किसी और से हेल्प ले, है ना। तो ये जो एक्सेप्टेंस है, सैडली हमने सब कुछ वेस्टर्न कल्चर अडॉप्ट कर लिया, लेकिन ये अडॉप्ट नहीं कर पा रहे कि ठीक है, जैसे आप बीमार पड़ते हो तो डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती है ना, हम खुद से तो ईज़िली नहीं ठीक हो सकते। वैसे ही अगर ऐसा कुछ ट्रॉमा आए लाइफ में, या फिर ऐसा कोई इशू आए, तो भी ज़रूरत पड़ सकती है। एंड टेकिंग दैट हेल्प इज़ वेरी मच कूल। इट्स नॉट दैट जिसका हमने हवा बना के रखा है उतना वो चीज़ ख़राब नहीं है। सबसे इम्पॉर्टेंट उसमें आपका टाइम बचता है, और जो डैमेज हो जाता है, फिज़िकल डैमेज होता है हेल्थ को, है ना, तो वो बच जाता है, और आप लाइफ को एक दूसरे नज़रिए से देखना स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये एक सैडली प्रॉब्लम है, लेकिन नाउ द मेनी कोचेस आर कमिंग इन पिक्चर्स, एंड दिस इंडस्ट्री इज टेकिंग बूम इन इंडिया। तो आई एम होपिंग नेक्स्ट 5 years में ये कॉमन प्रैक्टिस बनेगा इंडिया में। होप फॉर द बेस्ट फॉर ऑल द कोचेस एंड साइकोलॉजिस्ट कि ये एक कॉमन फिनोमिनन बनेगा, टू विजिट अ कोच और टू विजिट अ थेरेपिस्ट, विजिट द साइकोलॉजिस्ट, to take help and save your time, save your physical health, mental health. Definitely, I'm hoping for those days. Actually, tier 1 cities में काफ़ी ज़्यादा हो रहा है अभी. Yes. Like, but हाँ, again, awareness should be spread, in large scale. Then it can be happen, right? Yes, yes, definitely. Correct. Okay. So moving ahead, Amruta, I wanted to ask you कि like how to become better at communication at every place. Like, this is what I'm asking. सी सबसे इम्पॉर्टेंट कम्युनिकेशन में अगर कोई चीज़ है ना, इंटरपर्सनल आई एम टॉकिंग अबाउट, जैसे मुझे आपके साथ कम्युनिकेट करना है, दिस इज़ अ पॉडकास्ट वी आर डूइंग, जहाँ पे हम टेक रिटेक नहीं ले रहे हैं, एंड हम कंटिन्यूसली एक के बाद एक चीज़ें बोल रहे हैं। ये हम क्यों कर पा रहे हैं बताएं? क्योंकि यू हैव द क्लैरिटी ऑफ क्वेश्चंस एंड आई हैव द क्लैरिटी ऑफ आंसर्स। सो अगर आपके पास आपके थॉट्स का क्लैरिटी है तो आपको कोई नहीं रोक पाएगा टू कम्युनिकेट। पहली चीज़, एक चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कम्युनिकेशन में, दैट इज़ द क्लैरिटी ऑफ योर ओन थॉट्स। दूसरी चीज़, जैसे आपने कुछ क्वेश्चन पूछा मुझे, और अगर मैं यहाँ पे प्रेजेंट ही नहीं हूँ, इमोशनली, मेंटली, मैं अगर यहाँ पे प्रेजेंट ही नहीं हूँ, तो मैं यहाँ पे आपको सही आंसर नहीं दे पाऊँगी। सही बोल सकते हो या एक्सपेक्टेड आंसर नहीं दे पाऊँगी, मैं आपकी बात ढंग से नहीं समझ पाऊँगी। तो जब आप जिसके साथ भी कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जब आप कम्युनिकेट कर रहे हैं वो बंदा उस स्टेट ऑफ माइंड में है या नहीं। एग्जैक्टली, है ना। और जिस तरीके से, ये दूसरी चीज़। तीसरा है, आप ओम एज अ पर्सन अ टोटल डिफरेंट पर्सनालिटी, मी अमृता एज अ पर्सन अ टोटल डिफरेंट पर्सनालिटी, है ना। दो अलग पर्सनालिटी हैं,
तो अलग सोशल कंडीशनिंग से, पेरेंटल कंडीशनिंग से, अलग फ्रेंड सर्कल से बड़े हुए हैं, है ना। तो जिस तरीके से थॉट्स मैं रख रही हूँ, ये हमेशा पॉसिबल नहीं है कि उसी तरीके से आप उसको परसीव कर पाए, है ना। तो आपको ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि आपने जिस चीज़ को, ये ज़्यादा आपको सोशल मीडिया एग्जाम्पल होगा कि एक छोटी सी बात होती है, बंदा किसी अलग पर्सपेक्टिव से बोल देता है और उसके बहुत सारे डायमेंशंस में ओपन हो जाता है और उससे बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हो जाती है ना। एग्जैक्टली दैट वे हम सोचते, हम जिस तरीके से डिलीवर करना चाहते, सामने वाला उसी तरीके से परसीव करेगा, ये ज़रूरी नहीं है। तो आपको एंश्योर भी करना है बाय टेकिंग फीडबैक कि आपने जो चीज़ जैसे समझाई, सामने वाले ने वैसे अंडरस्टैंड की है या नहीं। बहुत बारी इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन में हमें बहुत ज़्यादा स्पीड रहता है ना। और फोर्थ इंपॉर्टेंट चीज़ है, स्पेशली फॉर द क्लोज रिलेशंस, दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट क्लोज रिलेशंस। क्लोज रिलेशनशिप में अगर कम्युनिकेशन गैप होता है तो उसका सबसे अहम अगर एक रीज़न बोलेंगे, कारण उसका जो है वो है, हम सामने वाले को ग्रांटेड पकड़ लेते हैं। उसको तो समझ में आ ही जाएगा, वो तो अंडरस्टैंड कर ही लेगा, वी आर टुगेदर सिंस लॉन्ग, है ना। ही इज़ माई फादर, ही विल अंडरस्टैंड, शी इज़ माई सिस्टर, शी शुड अंडरस्टैंड। हम ग्रांटेड पकड़ते हैं, वी डोंट पुट एफर्ट्स टू एक्सप्लेन व्हाट आवर पर्सपेक्टिव इज़। और ये बहुत बड़ा रीज़न बन जाता है आजकल रिलेशनशिप में इशू आने का। तो ये एक चीज़ है कि क्योंकि वी आर ह्यूमंस, हम बने हैं चेंज होने के लिए, हम बने हैं अडॉप्ट होने के लिए, यू नो, हमारा सिस्टम वैसा बनाया गया है। तो हम चेंज होते हैं, अडॉप्ट होते हैं। द पर्सन, जैसे मैंने बोला, द पर्सन आई वॉज इन 2005-06 जब मैं इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर में थी, सर्टनली आई एम नॉट दैट अमृता। आई हैव चेंज्ड, मैं बदल चुकी हूँ, मैं इवॉल्व हो चुकी हूँ, मैं फा मोर मैच्योर हो चुकी हूँ, है ना। बेसिक पर्सनालिटी ट्रेट्स रहेंगे, वो नॉटीनेस रहेगा, वो चाइल्ड रहेगा आपके अंदर, है ना। दैट डजेंट मीन कि यू हैवंट चेंज। सो डू नॉट एक्सपेक्ट एक पर्सन जो आपके लाइफ में बहुत सालों से रहा है वो वैसा का वैसा ही रहे। तो ये फॉल्स एक्सपेक्टेशंस है ना। तो ये चीज़ें हैं शायद मेरे हिसाब से, मुझे लगता है। तो अगर आप उसको एक थोड़ा माइंडफुल तरीके से देखेंगे, सोचेंगे, तो बहुत आसान है उसको ओवरकम करना। Got it. Many people's like take coaching or life coaching also for granted, right? कि मतलब मुझे इससे ज़्यादा पता है क्या, लाइक यू नो, या फिर देर आर राइट नाउ अभी क्या हो रहा है इंडिया में कि जो कम एज के जो यू नो यूथ है वो भी कोचिंग इंडस्ट्री में आ गए, राइट, बिकॉज द मेंटरशिप जो भी चीज़ें क्विकली अवेलेबल है इसलिए, राइट। सो 80 ईयर्स का या फिर 40 ईयर्स के जो है वो भी कभी कभी इस चीज़ से करते। सो हाउ समवन कैन डील विद दिस, मीन्स एज अ लीडर? See, frankly speaking, एज एंड लीडरशिप का वैसे कोई रिलेशनशिप नहीं है, इट्स अ पर्सनालिटी ट्रेट। तो अगर आप देखोगे तो किड्स में भी अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा तो द फ्यू किड्स वो बहुत अच्छे रहते हैं इन इन्फ्लुएंसिंग अदर्स, यू नो, बहुत जल्दी वो लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, सुनना स्टार्ट करते हैं, इवन देयर फैमिली लिसन्स टू देम, एवरीवन। तो इट्स अ पर्सनालिटी ट्रेट, पहली चीज़ तो है। there are so many coaches coming in the market, it's a very good thing because you know, लेकिन डिपेंड करता है आप किस पर्सपेक्टिव से आ रहे हो। अगर आप यहाँ पे पैसा बहुत ज़्यादा मिलेगा इस पर्सपेक्टिव से आ रहे हो, सॉरी बॉस, आप बहुत यू नो, बहुत रॉन्ग तो नहीं बोलूँगी, लेकिन लंबा चलने के लिए बस इतना पर्सपेक्टिव काफ़ी नहीं है, क्योंकि कोचिंग इटसेल्फ इज़ अ सर्विस इंडस्ट्री। तो अगर आपको किसी को यू नो हेल्प करने का आपका इंटेंशन नहीं है, आपको आपका सर्विस की तरफ इंक्लिनेशन नहीं है, आपको यू नो आपका गिविंग नेचर नहीं है, तो वहाँ पे आपका मेंटल क्या बोल सकते हैं, मेंटल हेल्थ टेस्ट होगा बीइंग अ कोच। क्योंकि देयर आर पीपल जिनको, ऐसे बहुत क्लाइंट आते हैं मेरे पास, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जिनको पता है उनको हेल्प की ज़रूरत है, जिनके पास पैसा भी है, जिनके पास टाइम भी है, वो कॉल भी करेंगे आपको कि हाँ मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे ये करना है। द मोमेंट यू टेल देम
कि अच्छा आपको पर्सनल 1-on-1 कोचिंग लेना पड़ेगा, 8-10 सेशन रहेंगे, लेकिन आपको काम करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि सेशन में आ गए, चलो मैजिक वॉन्ड घुमाया अमृता मैडम ने और मैं ठीक हो गया, ऐसा नहीं होगा। आपको काम करना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। जो भी आपको जो भी ऑडियोज़ दिए जाएंगे, वीडियोज़ दिए जाएंगे, कुछ प्रैक्टिसेस सिखाई जाएंगे, वो करना पड़ेगा। वैनिश, क्लाइंट विल नेवर शो अप अनलेस एंड अनटिल अगेन उनको कुछ ऐसा ट्रिगर आए टू कॉल अमृता मैम अगेन एंड अगेन सेम कॉन्वर्सेशन होता है। इन दैट केस आई टेल देम, लिसन बडी, आपको नहीं सेशन लेना है, कोई बात नहीं, स्टार्ट प्रैक्टिसिंग योगा एंड प्राणायामा, दैट में हेल्प यू, है ना। वो आप खुद से कर सकते हो बिना स्पेंड। और ऐसा नहीं कि पैसे नहीं है उनके पास, लेकिन एक खुद में इन्वेस्ट करने का एनर्जी नहीं है उतना, क्या बोल सकते हैं, उतने गट्स नहीं है, तो उसकी वजह से वो पीछे छूटते हैं। और ऐसे लोग जब आएंगे और आपका अगर एक एटीट्यूड नहीं है टू हेल्प पीपल, है ना, टू गाइड पीपल, टू गिव देम अ राइट डायरेक्शन, आप यू लूज पेशेंस even though you can earn in CR. Let me tell you, in this industry बहुत सारे लोग हैं, बहुत अच्छे से कमाते हैं, बट जब आप 1-on-1 में जाओगे, ओके, you'll realize कि आप कुछ भी नहीं दे पा रहे हो, you are not able to add value in their life. और उसका रीज़न एक रहता है क्योंकि आपका इंक्लिनेशन नहीं है टूवर्ड्स दैट। तो वो एक जो बीइंग अ कोच, बीइंग अ कंसल्टेंट, बीइंग अ थेरेपिस्ट, एक जो वैल्यू गिवन है। और यहाँ पे पता है क्या है, एवरीवन इज़ एडल्ट। आपके पास जो आएगा मेजॉरिटी एडल्ट, एडल्ट क्राउड आएगा, तो एवरीवन नोज एवरीथिंग। सी, वी आर इन जेन ज़ी जनरेशन, वी आर इन एंड्रॉयड, वी आर इन दिस iOS वाला थिंग, तो यहाँ पे सबको सब पता है। इट्स ऑल अबाउट एप्लीकेशन, इट्स ऑल अबाउट मास्टरिंग द थिंग। और अगर आप उस चीज़ को मास्टर नहीं करते, इफ़ यू आर नॉट ओइंग इट, है ना, जैसे मैंने आपको बोला, अगर मैं माइंडफुल लीडरशिप कोच हूँ, तो माइंडफुलनेस एक बहुत छोटा फ्रैक्शन है। ये जो विपश्यना है या फिर अदर इंडियन प्रैक्टिसेस है मेडिटेशन के, उसका एकदम स्मॉल पोर्शन इज़ माइंडफुलनेस। तो अगर मेरे पास नॉलेज है 100%, तो उसका मैं 10% ही दे रही हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे हिसाब से मैं उतना ही मास्टर कर पाई हूँ, तो मैं उतना दे रही हूँ। तो आपको आपका स्ट्रेंथ पता होना बहुत ज़रूरी है बिफोर एंटरिंग इन एनी फील्ड, तो अगर आप आ रहे हो, यू आर रियली वेलकम। बहुत ज़रूरत है कोचेस की, लेकिन मेक श्योर कि जो आप देना चाहते हो, सामने वाला जो एक्सपेक्ट कर रहा है आपसे, उसके लिए वो पे कर रहा है ना, तो मेक श्योर यू आर एडिंग वैल्यू इन द लाइफ। करेक्ट। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इफ़ यू आर चूजिंग एनी सर्विस इंडस्ट्री। Okay. And like how you now get new ideas from, like you are still learning, you are still evolving, right? So how you get new ideas for your coaching or your concepts? Being a person with lots of creativity, being person with, I'll say, inborn leadership, which I feel I have. और जैसे मैंने बोला कि मैंने अनफोल्ड नहीं करा था इस चीज़ को, और मुझे मेरे मेंटोर ने बताया कि यस, यू हैव द स्किल एंड आई गेस यू शुड वर्क ऑन दिस, है ना। तो जब मैंने काम करना स्टार्ट किया, एक जैसे मैंने बोला, कंडीशनिंग रहता है हमारा, एक कंडीशनिंग हो चुका है टू गो इन डेप्थ फॉर एनी टॉपिक। फॉर एग्ज़ाम्पल, लेट मी गिव यू वन एग्ज़ाम्पल। अगर मुझे कोई टॉपिक आए, फॉर एग्ज़ाम्पल लेट अस सी, करंटली इमोशनल इंटेलिजेंस का बहुत ज़्यादा बूम हो रहा है मार्केट में। बहुत सारे कोचेस हैं इमोशनल इंटेलिजेंस पे जो डेडिकेटेडली काम कर रहे हैं, है ना। तो अगर मेरे पास ऐसा कोई टॉपिक आता है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग और वन थिंग आई डू, दैट आई डू लॉट्स ऑफ रिसर्च, आई रीड सो मेनी बुक्स, आई वॉच सो मेनी वीडियोज़, आई check the profiles of those who are working in emotional intelligence, तो वो क्या दे रहे हैं, वो कौन से पर्सपेक्टिव पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। आई डू लॉट्स ऑफ बैक एंड रिसर्च। ये मेरा मेथड रह चुका है हर एक का। तो मेरे पास क्या हो जाता है, दोज टॉपिक आई एम डिस्कसिंग, आई नो आई एम मास्टर एट इट फर्स्ट। और रही बात एक्सपीरियंशियल लर्निंग की,
कंसेप्ट वाइज मैं पहले अपने आप को स्ट्रांग बना लेती हूँ। एक मेथड है जो पहले से अडॉप्ट कर चुकी हूँ एक। और दूसरा है जब प्रैक्टिस की बात आती है, बीइंग अ क्रिएटिव पर्सन, सेम एक्टिविटी एक्सपीरियंशियल लर्निंग के लिए मैं खुद ही नहीं ले पाती हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मतलब अगर मेरे पास गोल सेटिंग के 4 एक्टिविटीज़ हैं और मैंने कंटिन्यूसली 3-4 डिफरेंट सेशंस में वो एक्टिविटी करवाया, 5th सेशन में मैं ही बोर जाऊंगी, यार ये क्या ही करवाऊँ, अब मैं खुद बोर हो गई। सो अगेन आई गेट इन्वॉल्व इन रिसर्च अगेन कि चलो इस पे कुछ नया मिलता है तो देखते हैं, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है तो देखते हैं, इसको कुछ अलग तरीके से करके देखेंगे। अगर मेरे पास ये एक्टिविटी पेपर का है ना, तो ये मैं कपड़े के साथ करके देखती हूँ। तो इस तरीके से मैं वेरिएशंस लाती हूँ मेरे पर्सनल क्रिएटिविटी को यूज़ करके, एक्सपीरियंसेस को यूज़ करके। और जैसे मैंने बोला, मैं अपना स्लेट क्लीन करके जाती हूँ। तो जो हर एक सेशन, वो चाहे ट्रेनिंग का सेशन हो, कोचिंग का सेशन हो, ग्रुप कोचिंग हो, हर एक सेशन, हर एक इंटरैक्शन मेरे लिए एक नया लर्निंग है। तो वो एक लर्निंग स्टेट में रहती हूँ, तो हर एक एक्सपीरियंस एक नई चीज़ सिखा के जाता है। तो ये हेल्प करता है मुझे एज अ लीडरशिप कोच। और बीइंग इन अ लीडरशिप फील्ड, इट्स अ वेरी डाइवर्स, वेरी वास्ट वर्ल्ड इटसेल्फ। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे अपने पर्सनालिटी के डायमेंशंस को भी चेक करते रहना पड़ता है, तो हाँ, उसकी वजह से मैं बोलती हूँ कि मुझ में बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस आए हैं जब से मैं इस फील्ड में काम करना स्टार्ट करी And हूँ। that's the beauty, right? Yes. Great. Okay. Now this is again, I just wanted to read a books with this topic. So what are your 3 recommendations would be? बुक्स तो बहुत है ऑनेस्टली। Specifically for human psychology and leadership. लीडरशिप के लिए बेस्ट बुक, अब लेट मी क्लियर एवरीवन, हम सोशल मीडिया के जनरेशन में हैं, तो सबको मैं ये बता दूं कि मैं किसी धर्म को या फिर किसी जात को प्रमोट नहीं कर रही हूँ, बट फॉर मी द बेस्ट थिंग पॉसिबल और बेस्ट बुक पॉसिबल in this universe, in this world on leadership is भगवद गीता। I knew it. क्योंकि उसके ना ऊपर कुछ है ना उसके नीचे कुछ है, तो मेरे हिसाब से भगवद गीता है, क्योंकि उतना नॉलेज मुझे है। आई एम वेरी सॉरी, आई डोंट वांट टू डिसरिस्पेक्ट एनी अनदर रिलीजन और एनी अनदर caste or something, but as per my knowledge goes, as per my reading have evolved, और जितना मैंने एक्सप्लोर करा है अभी तक इस एज में, आगे भी करूँगी, तो एक है द बेस्टेस्ट आई फील इज़ भगवद गीता। अगर आपको मैनेजर अच्छा बनना है, मैनेजरल प्रैक्टिसेस करने हैं, टीम बिल्डिंग, टीम मैनेजमेंट, एवरीथिंग रिलेटेड टू मैनेजमेंट, चाणक्य नीति इज़ द बेस्ट पॉसिबल बुक यू कैन हैव। Okay, sorry, I am interrupting you. भगवद गीता मतलब मैंने बहुत बार ट्राई करा, बट अगेन देयर आर मल्टीपल उसके अंदर भी बहुत अलग अलग ये निकल के आ गए आजकल। सो आई वांटेड टू आस्क कि कौन से लैंग्वेज में पढ़ना चाहिए? व्हाट डू यू थिंक? आई प्रेफर ओरिजिनलिटी, एंड मैंने संस्कृत सीखा है, तो आई प्रेफर संस्कृत, बट डेफिनेटली यू शुड ट्राई टू एक्सट्रैक्ट द एग्जैक्ट मीनिंग इन योर ओन लैंग्वेज, क्योंकि वो आपको अप्लीकेशन में हेल्प करता है। कोई भी बुक हमने पढ़ा और हो गया, उससे हम नहीं मास्टर कर पाते अनलेस एंड अनटिल वी ट्राई टू अप्लाई दैट इन आवर रियल लाइफ। जैसे भगवद गीता मैंने मेरे जब आई वॉज 7 months प्रेग्नेंट, तो तब मैंने 2 चीज़ों पे फोकस किया था। एक शिवाजी महाराज का मराठी नॉवल है जानता राजा, बिकॉज आई थॉट कि मेरा बेटा हो या बेटी हो, दैट शुड born with specific personality traits, a core value, a core mindset, अपना खुद का एक माइंडसेट को वैल्यू हो। तो मेरे लिए दो चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट थी। एक तो अपने ऑब्वियसली शिवाजी महाराज जो हमारे कुल दैवत है महाराष्ट्र के, उनके बारे में उसको पता होना ज़रूरी है, तो एक चीज़ वो मैंने पढ़ी थी।
और दूसरा था कि भगवद गीता, ही शुड नो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन धर्म एंड कर्मा। तो एटलीस्ट उसको उतना नॉलेज हो न, और उसको सिखाने के लिए मुझे वो नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है ना, बीइंग अ मदर, बीइंग द फर्स्ट गुरु ऑफ द चाइल्ड। तो उसकी वजह से मैंने वो 2 किताबें पढ़ी थी। भगवद गीता तब अगेन मैंने उसको पढ़ा था, समझा था, अप्लाई किया लेकिन पूरा नहीं। और जैसे स्टार्टिंग ऑफ आवर कॉन्वर्सेशन दैट वी नीड मेंटोर to actually understand the concept. So this year I was waiting my son to be at particular age to understand Bhagavad Gita. So I find this is his perfect age. He's 7 years old now. So this May month, from 1st May itself, I'm starting Bhagavad Gita with a mentor, so that along with him I can also understand in deeper way भगवद गीता, what it is, how we can apply in a real life. तो अभी मैं मेंटोरशिप ले चुकी हूँ ऑलरेडी भगवद गीता का, हाँ, थ्रू वन लेडी जो 25 साल से भगवद गीता सिखा रहे हैं। तो मेरे बेटे के साथ मैं भी सीखूँगी। और उसके अगेन जैसे हमारा मदर टंग मराठी है ना, सो इट इज़ ऑलवेज बेटर टू अंडरस्टैंड इन कंसेप्ट इन मराठी, सो दैट आप उसको अप्लाई कर पाए। तो अभी तक सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से सीख चुकी हूँ, लेकिन एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू बाकी है, और मुझे लगता है वो विदाउट मेंटोर इतना आसान नहीं है। तो इसकी वजह से मैंने मेंटोरशिप ली है। तो होपिंग फॉर द बेस्ट फॉर नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। यस ऑफ कोर्स यू यस, विल। एंड ये 2 जैसे मैंने बोला, एक चाणक्य नीति बोला, एक भगवद गीता। हाँ, भगवद गीता बोला। भगवद गीता में आपका पर्सनालिटी ओवरऑल सारा ही पॉइंट्स ये हो जाता है। एंड एक आर्ट ऑफ वॉर करके बुक है, जहाँ पे हाउ यू कैन डील विथ क्रिटिकल पीपल, क्रिटिकल सिचुएशंस, ये चीज़ें समझाई गई है। आई गेस एवरी यूथ शुड रीड दिस बुक। अनदर इज बेस्ड ऑन फाइनेंशियल फ्रीडम, व्हाट इज इट्स इम्पॉर्टेंट एंड हाउ आर साइकोलॉजी प्लेज रोल इन इट। So Rich Dad Poor Dad is another most important book I guess, कि जिसमें उन्होंने माइंडसेट का पर्सपेक्टिव एक्सप्लोर करा है कि हाउ आर पेरेंटल कंडीशनिंग प्लेज रोल इन आर फाइनेंशियल फ्रीडम एंड हाउ वी कैन चेंज इट। तो आई गेस दिस 4 books आर वेरी इंपॉर्टेंट टू एवरीवन। करेक्ट। यस। अच्छा, so basically I have just read one book out of this 4, which is Rich Dad Poor Dad, right? Yes. So what is your taking out of it? From Rich Dad Poor Dad? Yes, yes. Okay, so basically it is about wealth making, कि how you see money for building an asset, like कि again it comes from a perspective कि अगर मैं अभी आज कमा रहा हूँ, so instead of just figuring, because this happened 1 year back when I was earning, so it was just earning for sake of money. तभी मेरे दिमाग में ये नहीं था कि मुझे सर्व करना है, राइट? बट नाउ आई कॉन्शियसली थिंक कि हाँ, अभी मुझे बेटर वे में सर्व करना है, एंड देन आई एम गेटिंग अर्निंग दैट मनी. So I'm taking it as a, what you can say, a blessing kind of thing. Plus recently, like from last 2 months I have decided and actually implemented कि जितना भी मैं earn करूँगा, for example let's say कि I earn 15,000 from a client, तो उसमें से एटलीस्ट मैं 10% और 5% डोनेट करूँगा. दिस इज़ अ रिचुअल आई एम फॉलोइंग. सो अभी तो फिलहाल मैंने वही एंगल लिया है. देर इज़ एंगल कि लाइक वेल्थ यू नीड टू बिल्ड एसेट्स एंड ऑल, बट आई एम स्टिल फिगरिंग आउट दिस थिंग. यस, अगर आपने बुक्स पढ़े हैं तो डेफिनेटली, और आपको पसंद है पढ़ना, तो मृत्युंजय करके एक मराठी नावल है. इट इज़ अबाउट महाभारता में जो कर्ण थे उनकी लाइफ के ऊपर है. 5 पांडवा और कुंती के सबसे पहले बॉर्न चाइल्ड कर्ण है ना, उनकी पूरी लाइफ जर्नी पे है. और अगर आप उनका पूरा लाइफ जर्नी देखोगे तो वो उनका दूसरा नाम है दानवीर है ना. तो उसमें लास्ट में ब्यूटीफुल एक जो रहता ना, टू सर्व द कम्युनिटी, दान का महत्व बताते वक्त एंड में भी ऐसे दिखाया कि जब वो मर रहे थे है ना युद्ध में, जब उनको अर्जुन ने बाण मारा और जब वो मर रहे थे, एट द लास्ट मरते वक्त भी उन्होंने सोल्जर्स को ये बोला कि मेरे मुंह में एक सोने का दांत है,
अब मैं मरूंगा तो उसका कुछ बेनिफिट नहीं है, तो आप इसको निकाल लो, आई वॉन्ट टू डोनेट दैट, है ना। तो इस कल्चर से हम आए हैं, इस सोशल कंडीशनिंग से हम आए हैं। तो बीइंग एन इंडियन मुझे नहीं लगता कि किसी को गिविंग का या सर्विंग का इम्पोर्टेंस बताने की भी ज़रूरत है, वो कंडीशनिंग पहले से है। इट इज़ जस्ट दैट यू नीड टू रियलाइज इट ऑन योर ओन कि इट इज़ देयर, ऑल वट एवर वी डिस्कस ना, इट इज़ देयर। बचपन से हम सुनते आए हैं, देखते हैं हमारे पेरेंट्स को, ग्रैंड पेरेंट्स को ये चीज़ें करते हुए, लेकिन उसका रियल लाइफ इम्पोर्टेंस तब जाके पता चलता है जब हम खुद एक्सपीरियंस करते हैं, उससे जो चेंजेस आते हैं लाइफ में, उससे जो आउटपुट आता है। तो ये सच में एक अलग ही क्या बोल सकते हैं लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन है वो। और ये ना किसी भी नशे से बहुत बड़ा नशा है, लेट मी टेल यू। तो अगर जिन लोगों को नशा करना अच्छा लगता है ना, लेट मी टेल यू कि ये सर्विस का नशा करके देखे, वो सच में बहुत मज़ा है उसमें, और ऐसे कि और कहीं किसी नशे में नहीं है। करेक्ट। एंड इसीलिए एक्चुअली कोचिंग के मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल स्टार्टेड कोचिंग फॉर दिस वन रीजन ओनली कि आई वांटेड टू सर्व वट एवर नॉलेज और स्किल्स आई हैव, राइट? करेक्ट। ओके, सो यस, लाइक वी आर एट द एंड राइट नाउ एंड आई जस्ट वांटेड टू आस्क स्पेसिफिकली फॉर लेडीज़ कि आप क्या एक एडवाइस दोगे लेडीज़ के लिए, जितनी भी लेडीज़ हैं, आई एम नॉट डिफाइनिंग एनीथिंग, कि उनके लिए आप क्या एक एडवाइस दोगे, वन पीस ऑफ एडवाइस फ्रॉम यू? बीइंग अ वुमन, वापस अगर वुमन के लिए, लड़कियों के लिए, ऑल फीमेल्स, उनके लिए अगर कुछ एडवाइस है मेरी तरफ से, तो एक एडवाइस बनता है, बहुत सारे हैं वैसे तो, खजाना है पूरा हम बोल सकते हैं, लेकिन उसमें से अगर एक निकालना है तो ये बहुत ज़रूरी है कि बस पढ़ने के लिए ना पढ़े, अगर पढ़े हो नहीं हो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दें। इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर अ ह्यूमन बीइंग, whether you are a man or a woman, doesn't matter, you should be independent. इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है हर एक मायने में, इमोशनल, ऑब्वियसली, फाइनेंशियल, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, ओके, एंड फिज़िकल इंडिपेंडेंस, तीनों चीज़ें हैं। फिज़िकल इंडिपेंडेंस की आप फिज़िकली मतलब आपका बॉडी इतना हेल्दी होना चाहिए कि आप मरते दम तक अपना खुद का काम खुद कर पाएँ, दैट इज़ व्हाट फिज़िकल इंडिपेंडेंस इज़। मेंटल इंडिपेंडेंस इज़ योर इमोशन शुड नॉट बी ड्रिवन बाय समवन एल्स। मतलब क्या है कि अगर आपको अच्छा लग रहा है, क्योंकि आपके हस्बैंड अब से आज अच्छे बिहेव किए हैं, कल अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि कल उन्होंने अच्छा बिहेव नहीं किया, दैट शुड नॉट बी अ केस। आपका हैप्पीनेस आपकी खुद की जिम्मेदारी है, और ये आपको सीखना पड़ेगा। तो यू शुड बी फिज़िकली इंडिपेंडेंट, यू शुड बी इमोशनली और मेंटली इंडिपेंडेंट, एंड येस फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इसके लिए बहुत ज़रूरी है ताकि चाहे आपको उसकी ज़रूरत पड़े ना पड़े, आपकी फैमिली वेल सेटल हो, आप उसको लोगों के लिए यूज़ करें। बहुत सारे लोग हैं, है ना, डोनेट करें, अपने बच्चों के लिए रखें, उससे कोई अच्छी चीज़ें, किताबें सॉरी ऐसी चीज़ें परचेस करें जो आगे जाके आपकी और आपके आसपास जितने दूसरे लोग हैं उनकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करेगा। अगर ये 3 चीज़ें आप अचीव कर पाएंगे लाइफ में, कंसिडर दैट बीइंग अ क्रिएटर, है ना। अगर गॉड के बाद अगर कोई क्रिएट कर पाता है तो फीमेल्स है, राइट। तो बीइंग अ क्रिएटर आप आपके बस अपनी नहीं, आपके आजू बाजू अपने कांटेक्ट में जितने भी लोग आएंगे सबकी लाइफ ब्यूटीफुल कर पाएंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है टू बी अ फीमेल, टू मेक योर सेल्फ इंडिपेंडेंट इन ऑल पर्सपेक्टिव ऑफ योर लाइफ। यस, great. Okay, and what is the one piece of advice for me, like right now at this stage? लगे रहो काम करो। जो एक गलती मैंने मेरे करियर में की है, जो भी नए लोग आ रहे हैं मार्केट में, सभी के लिए एक चीज़ मैं बोलूँगी, सोचते ना रहें, है ना।
डू नॉट गिव योर सेल्फ एक्सक्यूजेस, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास अप्लायंसेस नहीं है, मेरे पास गैजेट्स नहीं है, मेरे पास अच्छा फ़ोन नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है. स्टॉप, फुल स्टॉप. जब ऐसा कोई माइंडसेट आए, गिव योर सेल्फ अ स्टॉप. वहाँ पे टेक अ डीप ब्रीथ एंड से रोल कैमरा एक्शन, स्टार्ट. स्टार्ट करना बहुत ज़रूरी है लाइफ में. वो आपको जो भी करना है, नहीं तो हम सोचते रहते हैं, पीछे से आके लोग अपना कंसेप्ट लेके काम करके, है ना, आगे चले जाते हैं. आई एम नॉट सेइंग कि इन्वॉल्व इन अ रैट रेस, ऑनेस्टली नॉट. हर एक का अपना अपना एक पेस है, हर एक का अपना अपना एक वे ऑफ क्या बोल सकते हैं, एग्जीक्यूशन है ना. लेकिन सोचने में ज़्यादा वक्त ना. अगर आपके दिमाग में कोई कंसेप्ट आया है, इसका मतलब ये नहीं कि वेगली जाओ. टेक अ क्लैरिटी, टेक प्रॉपर एजुकेशन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. फाइंड अ मेंटोर, टेक प्रॉपर मेंटोरशिप. और ऐसा नहीं है कि मेंटोरशिप के लिए बहुत ज़्यादा पैसे डालने पड़ते हैं. देयर आर कोचेस, देयर आर मेंटोर्स, बहुत कम चार्ज करते हैं और बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हैं. यू जस्ट नीड टू नॉक द राइट डोर. तो ये सारी चीज़ें करें. उसके लिए रिसर्च इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट. आपको उतना ये होना चाहिए, विल होना चाहिए वो चीज़ करने का, सीखने का. तो इन्वॉल्व योर सेल्फ इन लॉट्स ऑफ रिसर्च, इन्वॉल्व योर सेल्फ टू फाइंड आउट द वेज आउट. और सोल्यूशन सेंट्रिक रहेंगे तो एवरी प्रॉब्लम हैज़ अ सोल्यूशन. तो यही एडवाइस आपके लिए भी है. जितने भी आपके ड्रीम्स हैं, हर एक के टूवर्ड्स एक स्टेप्स डालना स्टार्ट कर दो. एंड do it, and definitely I'll see you at the top. 100%. एक चीज़ पे कंक्लूड करना चाहूँगी कि अगर आपको लाइफ में कभी भी लगे कि यू नीड हेल्प, डू नॉट हेजिटेट टू परसीव इट. एंड देयर आर सो मेनी सोर्सेस, यू आर ब्लेस्ड विथ सो मेनी सोर्सेस नाउअडेज. सो प्लीज़ टेक दैट हेल्प. वो आपका टाइम सेव करेगा, आपका फिजिकल हेल्थ सेव करेगा. सो ये बहुत ज़रूरी है सभी के लिए. Great. And thank you so much for being here. You have come like from Pune to Mumbai, and thank you so much for this, right? And again, I have learned specifically, I would say कि mindfulness मैंने बस सुना था, आज मैंने समझा है. मैंने एक्सपीरियंस भी करा था, बट लिटरली टुडे आई फेल्ट कि अच्छा, दिस इज़ व्हाट माइंडफुलनेस एक्चुअली इज़, राइट? So this is one thing, and there are many other factors like Vipassana. I am going to do this right after the podcast, right? So yeah, this is it. So okay, with this note ki 100%, I hope you guys love this podcast and keep watching the Coachcasters show and be coachable with the coaches.